ये है लखनऊ का लाटूश रोड और ये जो आप शॉप देख रहे हैं अल्लन साहब एंड सन्स, ये वो जगह है जहाँ पर नौशाद साहब ने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला सफ़र शुरू किया था संगीत का। नौशाद साहब की यादें आज भी यहाँ पर दस्तक देती हैं। प्रोग्राम में जाना ये जाना तो हमारे फादर के साथ ही जाते थे, फादर का। अच्छा, तो कहीं भी जाना होता था तो वो हमारे फादर ही को लेके साथ में जाते थे। आप वैसे बॉम्बे में नौशाद साहब के बारे में जानना चाहेंगे। उसी शॉप पे थे यहाँ पे, ये उसी से उन्हीं की यादों से वाबस्ता है पूरी शॉप जो है। उन्हीं के मामू की ये शॉप। तो उनके मामू के साथ उनके क्या रिलेशन थे, कितना सपोर्ट करते थे उनके मामू उनको, आप बता सकते हैं कुछ? हाँ हाँ जी। मामू उनके असल में हारमोनियम का काम करते थे। हारमोनियम की उनकी अपनी दुकान थी। तो जब नौशाद साहब को शौक़ हुआ म्यूज़िक सीखने का तो फिर अपने मामू की दुकान पर आ गए। तो मामू के साथ अपने काम भी किया उन्हीं ने और अपना संगीत का जो सिलसिला था वो भी जारी रखा दुकान पर बैठ के। तो उनके मामू जो है उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत थी उनके मामू की, क्योंकि मामू ना होते तो ये संगीत के अंदर ही भी नहीं आ पाता। अल्लन साहब नाम था। अल्लन साहब नाम था, क्योंकि मामू जैसे वो अकेले संगीत में थे अपने परिवार में, वैसे ही हम लोगों के यहाँ हमारे दादा अल्लन साहब वो भी अपने परिवार में अकेले म्यूज़िक की शॉप में थे। ये बात कितनी सही कि नौशाद साहब के जो वालिद थे वो नहीं चाहते थे नौशाद साहब जो है वो म्यूज़िक में जाएं, क्योंकि उस टाइम में शायद बहुत बुरा माना जाता था। तो यही तो वजह थी कि जो नौशाद साहब अपने वालिद को छोड़ के फिर अपने मामू के घर पे ही रहने लगे थे। तो मामू के साथ ही सारा अपना टाइम उन्हीं के साथ ज़्यादा बिताते थे, क्योंकि मामू इसी लाइन से ताल्लुक़ रखते थे। तो अच्छा, मामू भी बहुत चाहते थे उनको, क्योंकि नौशाद साहब को शौक़ भी बहुत था संगीत का सीखने का, ये वे सब। तो उनके मामू जो थे बड़े बड़े उस्तादों के पास ले गए उनको, संगीत का फिर सिखलवाया उनको। क्या ये बात सही कि नौशाद साहब के वालिद ने उनको अपने घर से हटा ही दिया था, निकाल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कतई इस लाइन में जाएं वो? तभी तो मामू के यहाँ आए थे वो। अच्छा। हाँ, तभी तो मामू के यहाँ आए। मामू फिर अपने साथ उनको अपनी दुकान पे लिया है, अपना काम भी सिखाते थे। उसके बाद इनको शौक़ था संगीत का, तो ये अपने हारमोनियम लेके बैठ जाते थे, अपना धुने बनाया करते थे, सीखा करते थे अपने बैठे हुए। तो इनके शौक़ को देखते हुए फिर मामू ने इनको, अच्छे उस्ताद थे लखनऊ में, तो उनके पास भेज दिया। तो उनसे बहुत तालीम इन्हीं ने ली थी। इस तरीके से उनका जो था शौक़ और बढ़ता चला गया। तो ये जो बॉम्बे जाने का सफ़र था वो उस टाइम पे भी आसान नहीं रहा होगा? नहीं, उस वक़्त भी आसान नहीं था। अपनी मुमानी के पास जो काम से पैसे मिलते थे वो अपनी मुमानी के पास रखवाते थे। तो उस वक़्त ये बताती है हमारी दादी कि करीब 40 या 45 रुपए थे, वही उन्होंने आप लिए और ले के और चले गए, बताया भी नहीं किसी को। बॉम्बे चले गए, वो वही पैसे थे उनके पास, सिर्फ 40 रुपये या 45 रुपये। तो दादी 40-45 रुपये उस वक़्त बहुत थे। जी। तो दादी कुछ बताती है कि मतलब अचानक से चले गए तो सब लोग परेशान भी रहे होंगे? हाँ, सब परेशान हो रहे कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। काफ़ी उनकी ढूंढैया होती। फिर बाद में बहुत टाइम के बाद पता चला कि ये बॉम्बे में है। लेकिन बहुत दिक्कतें, बहुत तकलीफ़ें उठाई बॉम्बे जाके। तो जब उनका पहला संगीत जब आया तो यहाँ पे सबके क्या हाल थे? माँ, दादा, आपके दादा दादी वगैरह के? वे सब खुशी के मारे सब वो हो गए कि इतना बड़ा संगीतकार बन गए वो। सब बड़े बहुत खुश थे, सब पूरा ख़ानदान बहुत खुश हुआ था भाई उनके उसमें।
उनके वालिद का क्या हाल था, जो वालिद बहुत नाराज़ थे उनसे? वालिद साहब की भी धीरे धीरे नाराज़गी कम होती चली गई थी। फिर वो अपने वालिद को अपने क्या बॉम्बे अम्बे भी बुलाते थे, उनके लिए पैसा ऐसा भी बेचते थे, सब कुछ करते थे। ऐसा नहीं था, वालिद साहब को भी बहुत चाहते थे वो। अपने वालिद साहब को हर महीने पैसा बेचते थे, जो भी उनका मुहत होगा वो भेजते ज़रूर थे उनको। फिर वालिद साहब को अपने क्या बुलाया। तो नौशाद साहब के यहाँ पे जो घर थे वो कहाँ है अब? आज सब खत्म हो गए कि आज कोई यहाँ उसमें रहता अभी? जो उनके वालिद साहब का मकान था वो आगे नैगांव कहलाता है, नैगांव में मकान था, वो भी ख़त्म हो गया है। और एक मकान उनका था चौबटियों पे, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब उनके मामू का ही घर बचा है, वो है अमीनाबाद में, वो रॉयल टॉकीज़ के सामने, जहाँ नौशाद साहब बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया करते थे, बैठ के सिनेमा हॉल था रॉयल टॉकीज़, रॉयल टॉकीज़ के नाम से था। उसमें वो साइलेंट मूवी आती थी पहले, तो उसमें बैठ के बैकग्राउंड म्यूज़िक देते थे। अच्छा, तो वो घर मौजूद है अभी भी जिसमें नौशाद साहब रहा करते थे, मामू जिनको ले? हाँ, मामू का घर अभी भी मौजूद है। अच्छा जी। तो ये बताइए कि आपकी मुलाकात थी नौशाद साहब से आगे चल के? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या यादें उनके साथ, नौशाद साहब के साथ आपकी क्या यादें हैं? उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे, जब हम लोग 67-65 में गए थे हम लोग, तो उस वक्त हमारे क्या वालिद साहब को बुलाया था। हमारे वालिद साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो कहने लगे भैया तुम आओ, तुम्हारा इलाज वहीं कराएंगे। जब हमारे वालिद साहब को भैया ही कहते थे वो, तो बुला के 2 महीने रख के उनका पूरा इलाज कराया। तो जब ठीक हो गए कहने लगे अब जाओ तुम। हाँ। तो रफ़ी साहब के साथ कुछ यादें बताते हैं आपके दादा वगैरह कुछ? नहीं, रफ़ी साहब से तो नौशाद साहब ही की मुलाकात हुई थी, हमारे क्या फादर की, वालिद साहब की वहीं मुलाकात हुई थी, तो वहीं अपने वो हुआ था तारुफ। तो आज हम लोगों का सिर्फ नौशाद साहब से ही पूरा ताल्लुक़ है। तो ये वो यादगार दुकान है जहाँ पे नौशाद साहब ने अपना जी बचपना पूरा यहीं गुजारा और यहीं से तालीम भी हासिल करी है। शुरुआती तालीम जो है वो अपने मामू से ही हासिल की है। उसके बाद फिर उस्तादों के पास गए, उनसे तालीम हासिल की है। बहुत जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि यूँ ही नहीं बन गए हैं। यहाँ भी रह के बहुत दिन रात भी अपने काम में मसरूफ़ रहते थे, संगीत में। और यहाँ स्कूल भी उन्हीं ने एक खोला था। हमारे क्या फादर बताते हैं, ख्यालीगंज में एक स्कूल खोला था। जब बम्बई जाने लगे तो हमारे क्या फादर से कहने लगे कि ये इसको स्कूल चलाओगे, तो उन्हीं ने कहा हम दुकान पे बैठेंगे या स्कूल चलाएंगे। तो हमारे यहाँ फादर भी हारमोनियम बहुत अच्छा बजा लेते थे। तो कहने लगे हमारे उसका नहीं है। चलिए, अच्छा है जी, शुक्रिया। तो हमारे फादर ही को लेके साथ में जाते थे। ये सब उनके लिखे हुए, हाथ के लिखे हुए लेटर्स हैं। जी। ये है, थोड़ा सा देखिए, ये फट गया। अच्छा, इस पर ये जो है नीचे का सब फट गया। इसको आपका खत प्यार से भरा हुआ मिला, पढ़कर बहुत ही सबकी यादें आई। फिर एक बार बचपन आँखों के सामने घूम गया। खुदा आप सबको सलामत रखे, हमारी नानी का घर सलामत रहे। कई बार ऐसा ख्याल आता है कि एक बार सब बच्चों को लाऊं और आपके यहाँ ही ठहरूं और मस्जिद की छत से फिर से कंकैया पतंग उड़ाऊं और नानी की आवाज़ें सुनूं। एक कमबख्तों, मस्जिद की छत से उतरो, गुनाह पड़ेगा। फिर वे तकिए वाले पीर साहब के मज़ार पर जाऊं और वहाँ बुज़ुर्ग की इमली का पेड़, इसका
हाँ ये है नहीं है कोई हिस्सा रह गया। ये उनका अपना जज्बाती लेटर था, बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने। इसका दूसरा हिस्सा नहीं पतंग हम लोगों के घर में जितने भी बुजुर्ग थे, हमारे घर के बगल में मस्जिद है, है जी। तो मस्जिद और मकान हमारा मिला ही हुआ था। तो सब ने जितने भी थे सब ने मस्जिद की छत से पतंग उड़ाई है। क्या नौशाद साहब भी? हाँ वो भी। अच्छा, तभी उन्होंने जिक्र किया। कभी तभी तो जिक्र कर रहे हैं वो। और हमारे के मोहल्ले में मस्जिद के सामने इमली का पेड़ है, मज़ार है, फिर तो वहाँ वो मज़ार है, तो वहाँ इमली का पेड़ लगा, उसका भी जिक्र है। बताइए कितना इसका दूसरा पोर्शन नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, कहीं पे होगा ज़रूर। अच्छा, हाँ कुछ बताएंगे इनके बारे में? ये सब आपका खत मिला। ये नौशाद साहब की राइटिंग है? हाँ आपके वालिद को लिखते थे? हाँ ये क्या है, मुझे जो कुछ भी इज्जत मिली वे सब बुजुर्गों की दुआएं आप सबकी मोहब्बत का सबूत है। पोती की शादी की खबर मिली, खुशी हुई। यानी कि घर में हमारे यहाँ हमारे फादर को लिख रहे हैं। जी। 20 फरवरी को हम सब इज्जत आबरू से बाकी आप जैसे ये हमको बताएगा उस टाइम आप चलेगा।